हम अपनी एक छोटी सी जगह पर खड़े होकर पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई और मकसद को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली फीलिंग डर जैसी लगती है। ब्रह्मांड डरावना लगता है क्योंकि यह बहुत ही बड़ा है और इसमें कोई मतलब समझ नहीं आता। इतना लंबा टाइम है कि इंसानों की पूरी हिस्ट्री बस एक पल जैसी लगती है। यह भी डर लगता है कि हम कितने अकेले हैं और हमारी धरती कितनी छोटी और मामूली है, जैसे समुंदर की सारी रेत में एक रेत का छोटा सा दाना। लेकिन सबसे ज्यादा डर इस बात से लगता है कि ब्रह्मांड को हमारी तरह की जिंदगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारी फीलिंग्स, कोशिशें, आर्ट और धर्म सब इसके लिए अजनबी जैसे लगते हैं। शायद ब्रह्मांड हमारी तरह की जिंदगी के लिए दुश्मन जैसा ही है। ज्यादातर जगह इतनी ठंडी है कि वहां जिंदगी जम जाएगी। ज्यादातर चीजें इतनी गर्म है कि वहां जिंदगी टिक ही नहीं सकती। और ऊपर से पूरे ब्रह्मांड में ऐसे रेडिएशन है जो शायद जिंदगी के लिए नुकसानदायक या खतरनाक ही हो। ऐसे ही ब्रह्मांड में हम आ गए हैं, शायद गलती से नहीं, लेकिन एक एक्सीडेंट जैसा ही समझ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि धरती का होना चौंकाने वाला है, क्योंकि जब ब्रह्मांड इतना टाइम चलेगा तो हर तरह की एक्सीडेंट एक न एक दिन हो ही सकती है। शायद हक्सले ने कहा था कि अगर 6 बंदर मिलकर करोड़ों साल तक टाइपराइटर पर बेमतलब टाइप करें तो एक दिन वो ब्रिटिश म्यूजियम की सारी किताबें टाइप कर देंगे। अगर हमने किसी बंदर का एक पेज देखा और उस पर गलती से शेक्सपियर की कोई कविता टाइप हो गई हो तो हमें जरूर लगेगा कि एक जबरदस्त एक्सीडेंट है। लेकिन अगर हम सारे करोड़ों पेज देखें जो उन बंदरों ने इतने सालों में टाइप किए हैं तो कहीं ना कहीं एक शेक्सपियर की कविता मिल ही जाएगी। बस ये सब बिना सोचे समझे किस्मत के खेल से हुआ होगा। हम सबके अंदर 10 टू द पावर 28 से 10 टू द पावर 29 एटम्स होते हैं। ये जो ह्यूमन स्केल है वो एटम्स और तारों के साइज के बीच में आती है। जितने एटम्स एक इंसान के अंदर होते हैं उतने ही इंसानों की बॉडीज मिलकर सूरज का वजन बना सकती हैं। लेकिन हमारा सूरज भी बस एक नॉर्मल तारा है। हमारी गैलेक्सी में ऐसे 100 अरब से ज्यादा तारे हैं और जितने तारे एक गैलेक्सी में होते हैं उतनी ही गैलेक्सीज पूरे दिखने वाले यूनिवर्स में हैं। हमारे टेलीस्कोप से देखे जा सकने वाले यूनिवर्स में 10 टू द पावर 78 से ज्यादा एटम्स हैं। हर जिंदा चीज एक के ऊपर एक लेयर में बनी होती है। एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फिर ये सेल्स के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से रिएक्ट करते हैं, जिससे पूरा सिस्टम बनता है, जैसे पेड़, कीड़ा या इंसान। हम ब्रह्मांड और माइक्रोवर्ल्ड के बीच की साइज में आते हैं। सूरज जो 1 अरब मीटर चौड़ा है और मॉलिक्यूल जो 1 अरबवें मीटर जितना छोटा है, उनके बीच में। नेचर की सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें इसी मिड साइज में होती हैं, क्योंकि इससे बड़ा कुछ भी अगर किसी रहने लायक प्लेनेट पर हो तो ग्रेविटी से टूट सकता है या दब सकता है। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी माइक्रोवर्ल्ड से बनी है। वायरस जो 1 माइक्रोमीटर का होता है वो हमें बीमार कर देता है। और डीएनए की छोटी सी स्ट्रक्चर में हमारी पूरी जेनेटिक जानकारी होती है। और ये भी साफ है कि हमें सूरज और उसकी एनर्जी पर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन जो चीजें सूरज से भी कई गुना बड़ी हैं, उनका क्या? जो सबसे नजदीकी तारे हैं वो भी सूरज से लाखों गुना दूर हैं और पूरा ब्रह्मांड
उससे भी अरबों गुना फैला हुआ है। क्या हम समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम से आगे इतना सब कुछ क्यों है? इस किताब में बताया जाएगा कि हमारी शुरुआत ब्रह्मांड से कैसे जुड़ी है। सब एटॉमिक वर्ल्ड और ब्रह्मांड के बीच का कनेक्शन एक फोटो से समझाया गया है, जिसे कहते हैं उरोबोरस। एक सांप जो अपनी पूंछ खुद खा रहा है और फिर से उसी से पैदा हो रहा है। इसका मतलब है हर चीज आपस में जुड़ी हुई है, चाहे मटेरियल हो या स्पिरिचुअल। ये सब एक साइकिल में बदलती रहती हैं। फोटो के लेफ्ट में एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इसे कहते हैं क्वांटम वर्ल्ड। राइट साइड में है प्लैनेट्स, तारे और गैलेक्सी। इस किताब में बताया जाएगा कि कैसे ये माइक्रो और मैक्रो वर्ल्ड एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारी रोज की दुनिया एटम से बनती है, जो मिलकर मॉलिक्यूल, मिनरल्स और सेल्स बनाते हैं। तारे कैसे चमकते हैं वो इन एटम्स के न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है। गैलेक्सी शायद बहुत सारे न्यूक्लियर पार्टिकल्स की ग्रेविटी से एक साथ बनी होती है। फोटो के टॉप पर दिखाया गया है कि कैसे ब्रह्मांड और क्वांटम के बीच का कनेक्शन अभी तक पूरी तरह समझ में नहीं आया है। उरोबोरस में 60 पावर ऑफ 10 की लंबाई दिखाई गई है। इतनी बड़ी रेंज होना जरूरी है ताकि यूनिवर्स इंटरेस्टिंग हो। अगर यूनिवर्स इतना बड़ा न होता तो उसमें कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बन पाते, वो बोरिंग होता और शायद रहने लायक भी नहीं। साथ में बहुत लंबा टाइम भी जरूरी होता है। एक एटम में प्रोसेस 1 सेकंड के अरबवें हिस्से से भी कम समय में होते हैं। और जब एक एम्ब्रियो ब्लड, हड्डी और शरीर में बदलता है तो उसमें लाखों बार सेल्स डिवाइड होते हैं और मॉलिक्यूल्स बहुत ही सटीक तरीके से रेप्लिकेट होते हैं। यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक हम खाते और सांस लेते हैं। हमारी जिंदगी बस इंसानों की पूरी जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा है और जिंदगी के पूरे सफर का बस एक स्टेज। इतना लंबा टाइम जो इवोल्यूशन में लगा, उससे ये नया सवाल उठता है कि हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा क्यों है। इंसानों का बनना 4.5 अरब साल में हुआ। सूरज और उसके प्लेनेट बनने से पहले पुराने तारे हाइड्रोजन को कार्बन, ऑक्सीजन और बाकी एटम्स में बदलते रहे। इसमें लगभग 10 अरब साल लगे। यूनिवर्स का जो हिस्सा हमें दिखता है वो इतनी दूर है जितना लाइट बिग बैंग के बाद से ट्रेवल कर पाई है, यानी करीब 10 अरब लाइट ईयर्स का फैलाव। ये बात चौंकाने वाली है। पहले जो हमें लगता था कि यूनिवर्स का इतना बड़ा होना दिखाता है कि हम कितने छोटे और मामूली हैं, असल में वही हमारी मौजूदगी की वजह भी है। ऐसा नहीं है कि छोटा यूनिवर्स नहीं हो सकता, बस उसमें हम नहीं होते। ये बड़ा स्पेस एक लंबी चेन ऑफ इवेंट्स का नतीजा है जो हमारी सोलर सिस्टम बनने से पहले शुरू हो गई थी। ये सोच पुरानी वाली हम सब कुछ हैं वाली सोच जैसी लग सकती है, जो कभी कोपरनिकस ने तोड़ी थी जब उन्होंने बताया कि सूरज हमारी धरती के चारों तरफ नहीं घूमता, बल्कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। लेकिन हमें इस सोच को भी ज्यादा दूर तक नहीं ले जाना चाहिए। हमारी तरह की जिंदगी के लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस चाहिए होती हैं, इसलिए हमारी नजर से ब्रह्मांड थोड़ा अलग ही दिखेगा। यूनिवर्स का इतना बड़ा होना अब हैरानी की बात नहीं लगती, इवन अगर हम उसकी कुछ और खास बातों को समझने की कोशिश में ही लगे रहें। ग्रेविटी हमारे लिए, धरती के लिए और पूरे ब्रह्मांड के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी ये एटम्स पर असर डालने वाली बाकी ताकतों के मुकाबले बहुत कमजोर है। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं। हाइड्रोजन एटम में एक पॉजिटिव प्रोटॉन होता है
जो एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता है। अगर दो प्रोटॉन हो तो न्यूटन के नियमों के हिसाब से वो एक दूसरे को ग्रेविटी से खींचेंगे, लेकिन साथ ही एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फोर्स से दूर भी करेंगे। ये दोनों ताकतें डिस्टेंस के साथ वैसे ही बदलती हैं, इसलिए इनके बीच का फर्क एक बहुत अहम नंबर n से नापा जाता है, जो प्रोटॉन के बीच की दूरी पर डिपेंड नहीं करता। जब दो हाइड्रोजन एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तब दोनों प्रोटॉन्स के बीच की इलेक्ट्रिक फोर्स को दो इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल कर देते हैं, लेकिन उनके बीच की ग्रेविटी इलेक्ट्रिक फोर्स से 10⁻36 टाइम्स कमजोर होती है और इतनी कम होती है कि नापे ही नहीं जा सकती। इसलिए जब केमिस्ट एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं तो वो ग्रेविटी को इग्नोर कर देते हैं। फिर भी ग्रेविटी इतनी असरदार कैसे है कि हमें जमीन पर टिकाए रखती है और चांद और प्लैनेट्स को उनकी ऑर्बिट में? इसका कारण यह है कि ग्रेविटी हमेशा खींचती है। अगर किसी चीज का मास डबल कर दें तो उसकी ग्रेविटी भी डबल हो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज तो रिपेल भी कर सकते हैं और अट्रैक्ट भी। कोई चीज तभी डबल फोर्स देती है जब दोनों चार्जेस एक जैसे हों, मगर आम चीजों में एटम के अंदर पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये एक दूसरे को लगभग पूरी तरह बैलेंस कर देते हैं। यहां तक कि जब हमारा शरीर इतना चार्ज हो जाता है कि बाल खड़े हो जाते हैं, तब भी बैलेंस में फर्क 1 अरब में 1 से कम होता है। लेकिन ग्रेविटी के साथ ऐसा नहीं है। हर चीज का ग्रेविटी चार्ज एक ही टाइप का होता है, इसलिए बड़े ऑब्जेक्ट्स में ग्रेविटी इलेक्ट्रिक फोर्स से जीत जाती है। जब कोई चीज खींचती या दबती है तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा नहीं बदलती, लेकिन जब एक सेब पेड़ से गिरता है तो इसका मतलब है कि धरती के सारे एटम्स की ग्रेविटी उस डंडी में मौजूद इलेक्ट्रिक फोर्स को हरा देती है। हमारे लिए ग्रेविटी इसलिए इतनी जरूरी है क्योंकि हम भारी धरती पर रहते हैं। रेत के दाने और शुगर के टुकड़े भी हमारी तरह धरती की ग्रेविटी से असर में रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो एटम्स हैं उनकी आपस की ग्रेविटी बहुत कम होती है। इसलिए सेल्फ ग्रेविटी यानी चीज के अपने अंदर की ग्रेविटी एस्ट्रॉइड्स या मंगल के छोटे छोटे चांदों फोबोस और डिमोस में भी ज्यादा मायने नहीं रखती। लेकिन जब कोई चीज प्लेनेट जितनी बड़ी होती है, जैसे हमारा चांद भी, तो वो अपनी ही ग्रेविटी से गोल हो जाता है। और जुपिटर से बड़े ऑब्जेक्ट्स अपनी ही ग्रेविटी से इतने दब जाते हैं कि बहुत डेंस हो जाते हैं, जब तक कि इनका सेंटर इतना गर्म न हो जाए कि प्रेशर बना रहे, जैसे सूरज में होता है। सूरज में जुपिटर से करीब 1000 गुना ज्यादा मास है। अगर सूरज ठंडा होता तो उसकी ग्रेविटी उसे एक आम सॉलिड से भी 10 लाख गुना ज्यादा डेंस बना देती। फिर वो एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाता, जो साइज में धरती जितना होता लेकिन वजन में 3,30,000 गुना भारी। लेकिन सूरज का कोर करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस गर्म है, यानी उसकी चमकती सतह से भी हजारों गुना ज्यादा गर्म। यह बहुत गर्म गैस का प्रेशर सूरज को फुला देता है और उसे बैलेंस में रखता है। इंग्लैंड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट आर्थर एडिंगटन सबसे पहले थे जिन्होंने तारों की असली फिजिकल नेचर को समझा। उन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसी किसी दुनिया में रहते जहां हमेशा बादल ही छाए रहते और आसमान दिखता ही नहीं, तो भी हम सोच विचार से तारों के बारे में कितना कुछ जान सकते हैं। हम ये तो नहीं जान पाते कि तारे कितने हैं, लेकिन हम ये जरूर समझ सकते कि वो कितने बड़े होंगे और ये भी निकाल सकते हैं कि वो कितनी तेजी से चमक सकते हैं। एडिंगटन ने कहा था, जब हम उन बादलों का पर्दा हटाएंगे तो हमें ऊपर आसमान में 1000 करोड़ गैस के गोले दिखेंगे, जिनमें ज्यादातर का मास ऐसा ही होगा। ग्रेविटी माइक्रोवोल्ट की ताकतों से n यानी 10 की पावर 36 टाइम्स कमजोर है।
सोचिए अगर ये इतनी कमजोर न होकर 10 की पावर 30 ही कमजोर होती, यानी ग्रेविटी थोड़ी स्ट्रांग होती, तब एटम्स और मॉलिक्यूल्स वैसे ही काम करते जैसे अभी करते हैं। लेकिन किसी चीज में ग्रेविटी बाकी ताकतों से जल्दी मुकाबला करने लगती। उस दुनिया में तारे बनाने के लिए जितने एटम्स चाहिए होते, वो हमारी दुनिया से 1 अरब गुना कम होते। प्लैनेट्स भी 1 अरब गुना हल्के होते। भले ही ऐसे प्लैनेट्स ऑर्बिट में टिक पाते या नहीं, लेकिन इतनी स्ट्रांग ग्रेविटी उनके इवोल्यूशन को रोक देती। उस दुनिया में कीड़ों को भी मोटी टांगे चाहिए होती, और कोई भी जानवर हमारे जितना बड़ा नहीं हो पाता। ग्रेविटी हर बड़ी चीज को कुचल देती। ऐसे यूनिवर्स में गैलेक्सी बहुत जल्दी बन जाती और बहुत छोटी होती। तारे एक दूसरे से बहुत पास होते, और उनके पास आने से प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स बिगड़ जाती, जैसा कि हमारी धरती के साथ होने की उम्मीद नहीं है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो चीज कॉम्प्लेक्स लाइफ को और ज्यादा मुश्किल बना देती, वो होता टाइम की कमी। ऐसे मिनी स्टार से गर्मी जल्दी निकल जाती और तारे बस 10,000 साल तक ही चमकते, जबकि हमारी दुनिया के सूरज जैसे तारे 10 अरब साल तक जलते हैं। मिनी सूरज इतनी जल्दी खत्म हो जाते कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की शुरुआत भी नहीं हो पाती। अगर ग्रेविटी स्ट्रांग होती तो कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए माहौल उतना अच्छा नहीं होता। हमारी असली यूनिवर्स में एस्ट्रोनॉमिकल प्रोसेस के टाइम और छोटे छोटे फिजिकल या केमिकल रिएक्शन के टाइम के बीच बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन अगर ग्रेविटी और भी कमजोर होती तो शायद और भी ज्यादा जटिल और लंबी चलने वाली चीजें बन सकती। ग्रेविटी पूरे ब्रह्मांड को ऑर्गेनाइज करने वाली ताकत है। यह बिग बैंग के बाद सब चीजों को एक शक्ल देने में बहुत जरूरी है। लेकिन यह तभी मुमकिन है क्योंकि ग्रेविटी बाकी ताकतों से कमजोर है। इसी वजह से बड़े और लंबे टाइम तक टिकने वाले स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अजीब बात यह है कि जितनी कमजोर ग्रेविटी होती है, बस इतनी कि बिल्कुल खत्म न हो, उसके असर उतने ही बड़े और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। हमारे पास कोई थियरी नहीं है जो n का वैल्यू क्यों ऐसा है ये बताए, लेकिन इतना तय है कि अगर n 1 अरब 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 से भी कम होता तो इंसानों जैसी कोई कॉम्प्लेक्स चीज बन ही नहीं सकती थी। बदलाव कई तरह का होता है, जैसे एक बॉल उछलकर रुक जाती है या बर्फ पिघल जाती है। ये आसान बदलाव हैं। कुछ बदलाव थोड़े मुश्किल होते हैं, जैसे खाना पचना, बढ़ना, बच्चे होना और मरना। और कुछ बदलाव इतने हल्के होते हैं कि दिखते भी नहीं, जैसे किसी की सोच बनना या बदलना। लेकिन हर तरह का बदलाव, दिखे या न दिखे, एक ही वजह से होता है, और वो वजह बहुत ही सीधी है। जब हम कोई चीज बनाते हैं, जैसे बर्तन, खेती या राय, तो वो भी उसी वजह से होता है, जिससे बॉल रुकती है या बर्फ पिघलती है। हर बदलाव के पीछे एक गड़बड़ी, एक केओस होता है। जो चीज हमें मकसद जैसी लगती है, वो असल में बिना मकसद की बर्बादी होती है। हमारे सपने और उनकी कामयाबी भी इसी बर्बादी पर टिके होते हैं। बदलाव की जड़ में सड़न यानी डिके होती है। यहां सड़ती है ताकत की क्वालिटी, उसकी मात्रा नहीं। अच्छी क्वालिटी वाली ताकत, अच्छी क्वालिटी की एनर्जी, मतलब ऐसी जो एक जगह पर हो और कुछ कर सके। जब ये ताकत काम करती है तो फैल जाती है, बिखर जाती है और कमजोर हो जाती है। इस ताकत, इस एनर्जी की क्वालिटी धीरे धीरे गिरती है, जैसे कोई स्प्रिंग धीरे धीरे खुलता है। इसी गिरावट को संभाल कर हम सभ्यताएं बनाते हैं। हर छोटा बड़ा बदलाव, चाहे वो इंसानों में हो या दुनिया में, इसी गिरती ताकत से होता है। कभी कभी कुछ चीजें बहुत शानदार बन जाती हैं,
जैसे कोई बड़ी इमारत या कोई धुन, पर यह भी थोड़ी देर के लिए ही होती हैं। अंदर से तो सब कुछ उसी सड़न, उसी डीके से चलता है। हर चीज बिना किसी मकसद के गिर रही है, सड़ रही है, डीके हो रही है। जब हम अच्छी क्वालिटी की एनर्जी कहते हैं तो मतलब होता है एनर्जी का एक जगह पर होना, और खराब क्वालिटी की एनर्जी होती है जो चारों तरफ बिखरी हुई हो। जब एनर्जी एक जगह पर होती है तब कुछ किया जा सकता है, लेकिन जब वो फैल जाती है तो कमजोर हो जाती है, और यही बिखराव असली डीके है। अब मैं बताऊंगा कि यह बिखराव पूरी तरह से नेचुरल, बिना मकसद के होता है। ये अपने आप होता है और इसी से बदलाव आता है। जब बहुत तेजी से होता है तो तबाही लाता है, और जब धीरे धीरे कई स्टेप्स से होता है तो सभ्यताएं बन सकती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे बहुत सारे एटम्स भीड़ में हो और सब एक दूसरे से टकरा रहे हों। अगर कहीं पर एनर्जी बहुत तेज हो तो टकराव वहीं से शुरू होता है और धीरे धीरे फैलता है, जैसे ताश के पत्ते बिखरते हैं। एक बार जो फैल गया वो फिर पहले जैसा नहीं होता। बिना मकसद का टकराव बदलाव ला देता है। यही बिखराव समझाता है कि क्यों गर्म धातु, हॉट मेटल, ठंडी हो जाती है। उसके अंदर की एनर्जी आसपास फैल जाती है। हो सकता है एनर्जी थोड़ी अंदर भी वापस आए, पर बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा एटम्स हैं, इसलिए ज्यादातर एनर्जी बाहर ही फैल जाती है। हमें लगता है कि बदलाव के पीछे कोई वजह होती है। जैसे फूल खुलता है तो लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ मकसद था, पर असल में सब कुछ सिर्फ बिखराव और डीके की वजह से होता है। अगर किसी जगह बहुत ज्यादा जगहें हों एनर्जी के इकट्ठा होने की, तो एनर्जी वहां चली जाएगी। कोई देखेगा तो कहेगा ये एनर्जी तो यहीं आई, जरूर कोई वजह होगी, पर असल में वो एनर्जी खुद से वहां पहुंची, किसी प्लान के बिना। जगह बदलना, रूप बदलना, बनावट बदलना या सोच बदलना, ये सब असल में एक ही चीज है, फैलाव, डिस्पर्सल। लेकिन अगर यह फैलाव ऐसी जगहों पर होता है जहां एनर्जी ज्यादा इकट्ठा हो सकती है, तो लगता है कि कोई खास बदलाव हुआ है, जबकि असल में बस फैलाव ही हुआ है। गहराई से देखें तो कोई मकसद नहीं होता, बस मौके मिलते हैं इधर उधर घूमने के, कहीं ठहरने के, फिर आगे बढ़ने के। जो भी चीजें होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि कुछ होने की संभावना ज्यादा होती है, चाहे गेंद का उछलना हो या भगवान का आइडिया आना। सब कुछ इसी सिंपल सोच का हिस्सा है। लेकिन यहां एक बात जरूरी है, संभावना का मतलब है कि कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं। मुमकिन है कि एनर्जी वैसे ही दोबारा जमा हो जाए जैसे पहले थी, जैसे कोई ठंडी चीज फिर से गर्म हो जाए या बिखरे हुए ताश के पत्ते खुद से ठीक हो जाएं। ये चीजें नामुमकिन नहीं है, बस बहुत ज्यादा नामुमकिन है। कुछ चीजों में बदलाव का ये सिंपल कारण आसानी से दिखता है, जैसे गर्म चीज का ठंडा होना। लेकिन कुछ मामलों में ये वजह छिपी रहती है, जैसे विकास यानी इवोल्यूशन, फ्री विल, राजनीति या युद्ध। फिर भी चाहे छिपी हो या साफ दिखे, हर चीज की शुरुआत डीके से होती है। हर काम उसी गड़बड़ी से होता है, उसी केओस से जो नेचुरल होती है। एनर्जी की ये बिखरने की आदत केमिकल रिएक्शन के जरिए प्यार या जंग जैसी चीजों में बदल जाती है। हर काम, चाहे सोचना हो या करना, रिएक्शन की एक चेन होता है। सबसे आसान रूप में केमिकल रिएक्शन मतलब एटम्स का फिर से जोड़ना। एक तरह के एटम से एक मॉलिक्यूल बनता है, दूसरे तरह के से दूसरा। कभी कभी मॉलिक्यूल बस अपनी शेप बदलते हैं, कभी किसी और मॉलिक्यूल से एटम्स लेकर ज्यादा बड़ा बनता है, और कभी कोई बड़ा मॉलिक्यूल खुद ही टूटकर किसी और के लिए एटम्स देता है। मॉलिक्यूल्स को न तो कुछ करने की इच्छा होती है, न ही कुछ ना करने की। मतलब इस लेवल पर कोई मकसद या प्लान नहीं होता,
तो फिर ये रिएक्शन होते क्यों हैं? इसका जवाब वही है, जब एनर्जी बिखर कर और भी ज्यादा बिखरती है तो रिएक्शन होना आसान हो जाता है। हर मॉलिक्यूल अपने आप एनर्जी खोता है, और जब एटम्स किसी नई शेप में आ जाते हैं और एनर्जी बाहर निकल जाती है तो वो शेप पक्की हो जाती है। मतलब ये सब कुछ गलती से हो जाता है। एटम्स बहुत ढीले तरीके से जुड़े होते हैं, इसलिए उनका दोबारा जुड़ना या बदलना बहुत आम बात है। इसी वजह से बेजान चीजों से सोचने वाली चीजें बन गईं। अगर एटम्स बहुत ज्यादा मजबूती से जुड़े होते तो सब कुछ हमेशा के लिए फिक्स हो जाता और यूनिवर्स कभी जिंदा ही नहीं होता। लेकिन मॉलिक्यूल्स की ये कमजोरी एक सवाल उठाती है, अब तक सब कुछ बिखर क्यों नहीं गया? अगर हर बार जब भी मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते तो रिएक्शन हो जाती तो दुनिया कब की खत्म हो जाती। बदलाव बहुत जल्दी जल्दी होता है और जिंदगी जैसी चीजें कभी बनने का मौका ही नहीं पाती। जैसे कोई पत्ता धीरे धीरे खुलता है, वैसे ही सोच, वैसे ही कॉन्शियसनेस उभरती है। जो भी खूबसूरती है हमारी दुनिया में, कहानियों में, आर्ट में, वो इसलिए है क्योंकि बदलाव धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं। सब कुछ कंट्रोल में बिखरता है, तभी इतना कुछ बन पाता है। सोचिए, अगर दुनिया में डार्विन न होते, सोचिए अगर चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वॉलेस ने हमें ये न समझाया होता कि जिंदा चीजें कैसे बदलती हैं, तो आज जो बातें हमें साफ समझ आती है वो सब हमें अजीब और उलझी हुई लगती। हम सोचते कि ये सब कैसे हुआ और हमें बहुत कुछ समझाने की जरूरत लगती। इसका जवाब है, जिंदगी से जुड़ी लगभग हर चीज, धरती पर जितनी भी जिंदा चीजें हैं और जितना पुराना उनका इतिहास है, सब कुछ, शायद दूसरी जगह की जिंदगी भी, लेकिन डार्विन और वॉलेस से पहले दो बातें सबसे ज्यादा उलझन वाली थी। पहली थी डिजाइन, जैसे ततैया, तेंदुआ, ऑर्किड का फूल, इंसान या कीचड़ वाला फंगस। इन सबको देखकर लगता है जैसे कोई इन्हें सोच समझकर बनाया गया हो। आंखें, किडनी, पंख, फूलों के बीज, ये सब बहुत अच्छे से बने लगते हैं। चींटियों की कॉलोनी, फूलों का मधुमक्खियों को खींचना और मुर्गी का अपने बच्चों का ख्याल रखना, ये सब बहुत प्लान किए हुए लगते हैं। ये सब चीजें चट्टानों, तारों, आग या एटम से बिल्कुल अलग लगती हैं। जिंदा चीजें बहुत ही समझदारी से बनी होती हैं, जैसे इनमें कोई मकसद हो। डार्विन ने इसे बहुत सही तरीके से कहा था कि ये बनावट और तालमेल इतना परफेक्ट है कि देखकर दिल खुश हो जाता है। ये सब हुआ कैसे? लेकिन दूसरी उलझन थी कि अलग अलग होने के बाद भी चीजों में एक जैसी झलक, जैसे हर तरफ जिंदा चीजों में कुछ न कुछ कॉमन दिखता है, फिर भी सब अलग हैं। बहुत सारी स्पीसीज होने के बाद भी आपस में कोई न कोई कनेक्शन दिखता है। 1800 के आसपास ये सब बातें बायोलॉजी की अलग अलग स्टडी से सामने आने लगी थी। फॉसिल रिकॉर्ड से टाइम में एकता दिखी और जगह जगह की चीजों से स्पेस में भी कनेक्शन। क्लासिफिकेशन सिस्टम से ये साफ हुआ कि सब में एक ही टाइप की यूनिटी है। शरीर की बनावट और बच्चों के बनने के तरीके में भी एक जैसी चीजें दिखी। लेकिन ये सब कनेक्शन समझ में कैसे आए और इतनी सारी नई स्पीसीज बनती क्यों रही? डार्विन के आइडिया से इन दोनों सवालों और भी बहुत से सवालों के जवाब आसानी से मिल गए। डार्विन और वॉलेस ने माना कि जिंदा चीजें बदलती हैं, यानी उनमें बदलाव हुआ है। उनका सवाल ये था कि ये बदलाव कैसे हुए? ऐसा कौन सा तरीका है जो डिजाइन और डाइवर्सिटी दोनों को समझा सके? उनका जवाब था नेचुरल सिलेक्शन। मतलब हर जिंदा चीज में कुछ फर्क होते हैं और उनमें से कुछ फर्क बच्चों में भी जाते हैं। ये फर्क ऐसे ही रैंडम तरीके से आते हैं, यानी इनके अच्छा या बुरा होने से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो फर्क ज्यादा फायदेमंद होते हैं वही ज्यादा टिकते हैं।
धीरे धीरे वक्त के साथ वही ज्यादा टिकने वाले फर्क पूरे ग्रुप यानी पॉपुलेशन में फैल जाते हैं, और जब हालात बदलते हैं तो नई जरूरतों के हिसाब से नए बदलाव फायदेमंद बनते हैं। ऐसे ही जिंदगी के नए नए रूप बनते जाते हैं। इस पूरी बात की ताकत बहुत छोटे छोटे लेकिन लगातार होते बदलावों में है। नेचुरल सिलेक्शन कोई जादू नहीं करता कि एक झटके में सूप से सीधा फूल या चींटी बना दे। यह होता है लाखों छोटे बदलावों से, हर बार थोड़ा सा चेंज जो पिछले जैसा ही होता है, लेकिन टाइम के साथ बहुत बड़ा फर्क बन जाता है। ये बदलाव रैंडम होते हैं, मतलब उनमें कोई प्लान नहीं होता। अगर कोई बदलाव अच्छा निकला तो वो बस किस्मत से होता है, लेकिन वो किस्मत बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती क्योंकि वो छोटा सा ही फर्क होता है। जैसे कोई चीज धीरे धीरे ऑर्किड जैसी बनती जाती है, हर बार थोड़ा और पास आती है, तो बड़ी किस्मत की जरूरत नहीं पड़ती। नेचुरल सिलेक्शन इन छोटे छोटे फायदे वाले चेंजेस को पकड़ता है और एक के बाद एक जोड़ता रहता है। बहुत लंबे समय में ये इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि उनकी बनावट और काम देखकर हम दंग रह जाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन की ताकत इसी में है, रैंडम बदलाव और टाइम के साथ धीरे धीरे उन्हें सही दिशा देना। डार्विन को कुछ बातें समझने में दिक्कत हो रही थी। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस और उसके नतीजों पर उनका सोचना वैसे तो उनकी सोच की मेन दिशा को दिखाता है, लेकिन जब उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में सोचना शुरू किया तो ये तरीका उन्हें पूरी तरह से ठीक नहीं लगा। रिवर्जन एक ऐसी बात थी जो उनके इनहेरिटेंस वाले सिस्टम में फिट नहीं बैठ रही थी, और वो इसे अलग से मानने में भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। 1857 तक वो एक ऐसा तरीका बनाने के काफी करीब आ चुके थे जिसमें रिवर्शन को भी शामिल किया जा सके। पालतू जानवरों और पौधों की जो अलग अलग किस्में बनती थी वो भी उनके लिए एक बड़ी उलझन थी। उन्होंने 1844 में नोट किया था कि जो जानवर और पौधे बहुत पहले से पाले जा रहे हैं वो आज भी बहुत ज्यादा बदलते हैं, शायद और ज्यादा, जबकि खाना धीरे धीरे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा होगा। फिर भी उनमें इतनी वैरायटी क्यों बनी रही? जैसे उन्होंने लिखा, अगर ये ज्यादा खाना मिलने की वजह से हो रहा है तो असर बहुत ज्यादा समय तक चल रहा है। सोचिए कितनी सदियों से गेहूं की खेती हो रही है और गाय भेड़ पाली जा रही हैं, और हम ये नहीं मान सकते कि इनके खाने की मात्रा लगातार बढ़ती ही जा रही है। फिर भी ये सबसे ज्यादा बदलने वाली चीजें हैं। यही दिक्कत दूसरे कारण पर भी लागू होती है, यानी बदलते हालात, चेंज्ड कंडीशंस। हालांकि यहाँ ये कहा जा सकता है कि पालतू प्रजातियों के हालात हमेशा थोड़े बहुत बदलते रहे हैं। एक और जगह उन्होंने लिखा, इसके अलावा ऐसा नहीं लगता कि मौसम में बदलाव, चाहे अच्छा हो या खराब, बदलाव का सबसे बड़ा कारण है। पौधों के बारे में डी कैंडोल ने कई बार दिखाया कि किसी पौधे के अपने देश में जहां उसे सबसे पहले उगाया गया था वहीं सबसे ज्यादा किस्में बनी हैं। इससे यह साफ होता है कि डार्विन मानते थे कि जिन देशों में जानवरों और पौधों को सबसे पहले पाला गया वहीं सबसे ज्यादा नई किस्में बनी, और शायद वो इसी से ये समझना चाहते थे कि बदले हुए हालात का क्या असर होता है। ये बात साफ नहीं है कि डार्विन के मन में ये दिक्कत कभी पूरी तरह हल हुई या नहीं, लेकिन उन्होंने कई जगह ये बात मानी कि इनहेरिटेंस रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर असर डालने वाले कारण धीरे धीरे और लंबे समय में असर दिखाते हैं, जिससे बदलाव कई पीढ़ियों तक चलता रह सकता है। ये बात बहुत हैरान करने वाली है कि अगर 1800 के बीच में किसी ने सिर्फ दिमाग लगाकर इनहेरिटेंस का कोई मॉडल बनाने की कोशिश की होती तो वो आज के मेंडेलियन या फैक्टर बेस्ड इनहेरिटेंस सिस्टम जैसा ही बनता। जब ये माना गया कि चोट या कट लगने जैसी चीजें आगे नहीं जाती, तो इससे ये सोचना आसान हुआ
कि किसी भी जीव के अंदर जो इनहेरिटेंस है वो उसका असली हिस्सा है, भले ही बाहर से वैसा न दिखे। अगर किसी ने मान लिया होता कि इनहेरिटेंस पूरी तरह से उन छोटे छोटे पार्ट्स यानी जीन से तय होती है जो मिलकर किसी जीव को बनाते हैं, और यह भी माना होता कि कुछ खास तरह के जीन्स रखने वाले जीव एक जैसे बच्चे देते हैं, तो वो जरूर सोचता कि हर जीव अपने माँ बाप से एक तय हिस्सा लेते हैं और फिर अपने बच्चों को भी वही हिस्सा आगे देते हैं। ये बात समझने में आसान हो जाती है अगर मान लिया जाए कि सेक्स और उससे जुड़े कुछ खास गुणों को छोड़कर दोनों माँ बाप का योगदान बराबर होता है। लेकिन ऐसा सोच पाना बिना रेसिप्रोकल क्रॉसेस के सबूत के इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर कोई सोचने वाला इंसान अब तक इतना सब समझ चुका होता तो वो जरूर एक ऐसा आइडिया बनाता जिसमें हर जीन की अपनी एक तय जगह होती, जिसे कोई और तरह का जीन भी भर सकता था अगर माँ बाप अलग होते। ऐसे जीव जिन्हें किसी जीन की जोड़ी में दोनों माँ बाप से एक जैसे जीन मिलते हैं उन्हें होमोजाइगोट्स कहते हैं, और वो अपने सारे बच्चों को वही जीन आगे देते। और जिनको माँ बाप से अलग अलग तरह के जीन मिलते उन्हें हेटेरोजाइगोट्स कहते हैं, और उनके बच्चों को दोनों में से किसी भी तरह का जीन मिल सकता है। जब कोई हेटेरोजाइगोट किसी होमोजाइगोट से मिलता है तो उनके बच्चे हेटेरोजाइगोट और होमोजाइगोट दोनों हो सकते हैं, और बच्चों की संख्या बढ़ने पर दोनों बराबर होने लगते हैं। और जब दो हेटेरोजाइगोट आपस में मिलते हैं तो उनके बच्चों में 1/4 होमोजाइगोट एक तरह के और 1/4 दूसरे तरह के होमोजाइगोट और बाकी आधे हेटेरोजाइगोट होते हैं। इससे पता चलता है कि डोमिनेंस और लिंकेज को छोड़कर मेंडेलियन सिस्टम के सारे नियम बहुत सिंपल और क्लियर तरह से पर्टिकुलेट इनहेरिटेंस से समझे जा सकते हैं। और अगर किसी ने पहले से मान लिया होता कि इनहेरिटेंस के नियम आसान और पक्के हो सकते हैं तो वो खुद भी यही नतीजे निकाल सकता था। एक ही जीन की जोड़ी कैसे अलग होती है, ये बात मेंडल ने 1865 में अपने पेपर में दिखा दी थी। मेंडल ने यह भी बताया था कि डोमिनेंस क्या होता है, मतलब हेटेरोजाइगोट का दिखना बीच का नहीं होता, बल्कि वो एक होमोजाइगोट जैसा ही दिखता है। डोमिनेंस बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन जरूरी नहीं है और कुछ बड़े मामलों में तो होता ही नहीं। मेंडल ने यह भी दिखाया था, जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था, कि अलग अलग फैक्टर्स जब एक साथ होते हैं तब भी वो बिल्कुल सिंपल तरीके से अलग होते हैं, यानी इंडिपेंडेंटली। लेकिन 1900 के बाद जब मेंडल के नियम फिर से खोजे गए तब कुछ ऐसे मामले सामने आए जहां जीन एक साथ ही पास होते थे, मतलब लिंक्ड होते थे। इन मामलों में जो जीन एक ही पेरेंट से मिलते हैं वो अक्सर साथ ही बच्चे में जाते हैं। अब यह समझा जाता है कि हर जीन की जो जगह होती है जिसे लोकस कहते हैं वो असल में कई हिस्सों से मिलकर बनी होती है, और अब ये साफ सबूतों से माना गया है कि ये हिस्से वही डार्क कलर के क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेल डिवीजन के दौरान सेल के अंदर दिखते हैं। पार्टिकुलेट इनहेरिटेंस का तरीका ये भी समझा सकता है कि रिवर्जन कैसे होता है। जब बच्चा अपने दादा दादी या पुराने पूर्वज जैसा दिखता है, उस मामले में जिसमें वो अपने पेरेंट से अलग होता है, ऐसा तब हो सकता है जब पुराने जीन की कॉम्बिनेशन फिर से किसी बच्चे में बन जाए। ये तब सबसे आसान तरीके से दिखता है जब डोमिनेंस हो, क्योंकि जब दो हेटेरोजाइगोट्स मिलते हैं तो उनके कुछ बच्चे रिसेसिव हो सकते हैं जो अपने पेरेंट से अलग दिखते हैं लेकिन शायद अपने दादा दादी जैसे लगते हैं। शुरुआत में एक शब्द था। उस शब्द ने समुद्र में अपना मैसेज फैलाया, खुद को बार बार कॉपी करता गया, बिना रुके, हमेशा के लिए। उस शब्द ने सीखा कि केमिकल्स को ऐसे कैसे बदला जाए कि वो एंट्रोपी के बहाव में छोटी छोटी हलचलों को पकड़ सके और उनमें जिंदगी भर सके। उस शब्द ने धरती की सूखी
वीरान सरफेस को एक हरे भरे स्वर्ग में बदल दिया। और फिर वो शब्द इतना होशियार हो गया कि उसने एक इंसानी दिमाग बना दिया जो खुद उस शब्द को समझ सके। मेरा दिमाग हर बार ये सोचकर हैरान रह जाता है, 4 अरब साल की धरती की हिस्ट्री में मैं इतना लकी हूं कि आज जिंदा हूं। 5 मिलियन स्पीसीज में मुझे ये नसीब मिला कि मैं एक सोचने वाला इंसान बना। 6 अरब लोगों में मैं उस देश में पैदा हुआ जहां उस शब्द की खोज हुई। धरती ने पूरे इतिहास, बायोलॉजी और जियोग्राफी में मैं उस पल के बस 5 साल बाद और उस जगह से सिर्फ 200 मील दूर पैदा हुआ जहां हमारे ही 2 लोगों ने डीएनए की स्ट्रक्चर को खोजा और इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा, सबसे आसान और सबसे चौंकाने वाला राज खोल दिया। अगर मेरी इस जुनून पर हंसना है तो हंस लीजिए, मुझे मटेरियलिस्ट समझिए, पर मेरे साथ उस सफर पर चलिए जहां हम जिंदगी की शुरुआत तक वापस जाते हैं और हो सकता है मैं आपको इस शब्द की हैरत अंगेज कहानी का हिस्सा बना सकूं। 1794 में डॉक्टर और कवि इरास्मस डार्विन ने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि सब ऑर्गेनिक जिंदगी एक ही तरह के धागे यानी फिलामेंट से आई हो? ये उस जमाने के लिए बहुत बड़ी बात थी, न सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सब जीवन को एक शुरुआत से जोड़ा, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने धागा यानी फिलामेंट जैसा अजीब शब्द यूज किया। लेकिन सच में जिंदगी का राज एक धागा ही है। अब सवाल यह है कि एक धागा कैसे जिंदगी बन सकता है। जिंदगी को परिभाषित करना आसान नहीं है, लेकिन इसमें 2 खास चीजें होती हैं, खुद को दोहराने की क्षमता और ऑर्डर बनाने की शक्ति। कोई भी जिंदा चीज अपनी जैसी दूसरी चीजें बनाती हैं, जैसे खरगोश से खरगोश, फूल से फूल। लेकिन खरगोश सिर्फ नया खरगोश नहीं बनाता, वो घास खाकर उसे अपने शरीर का हिस्सा बना देता है। यानी बेतरतीब दुनिया से एक ऑर्डर और कॉम्प्लेक्सिटी वाला शरीर बनाता है। यह सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का उल्टा नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि बंद सिस्टम में सब बिखराव की तरफ जाता है। लेकिन जिंदा चीजें बंद सिस्टम नहीं होती। जैसे फिजिसिस्ट एरविन श्रोडिंगर ने कहा था, जिंदा चीजें माहौल से ऑर्डर पीती हैं। इन दोनों खूबियों की चाबी है जानकारी, इंफॉर्मेशन। खुद को दोहराने की ताकत होती है एक रेसिपी की वजह से, यानी एक तरीका जिससे नया शरीर बना सके। खरगोश के अंडे में वो पूरी जानकारी होती है जिससे नया खरगोश बन सके, और जो ऑर्डर और मेटाबॉलिज्म बनता है वो भी उस जानकारी से ही चलता है, जो बताती है कि मशीनें कैसे बनी रहें और काम करती रहें। एक बड़ा खरगोश पहले से ही उस धागे में छुपा होता है, जैसे केक अपने रेसिपी में छुपा होता है। यह आइडिया अरिस्टोटल तक जाता है, जिन्होंने कहा था कि अंडे में मुर्गी का पूरा प्लान पहले से होता है या बीज में पूरा पेड़ होता है। जब यह सोच फिर से जेनेटिक्स में आई तो मैक्स डेलब्रुक ने मजाक में कहा कि अरिस्टोटल को डीएनए की खोज के लिए नोबेल मिलना चाहिए। डीएनए का ये धागा जानकारी है, एक मैसेज जो केमिकल से बना है। हर केमिकल एक अक्षर की तरह है, एक लेटर की तरह, और ये कोड इतना आसान है कि हम इसे समझ सकते हैं। जैसे इंग्लिश में लिखी लाइन होती है, वैसे ही ये जेनेटिक कोड भी एक सीधी लाइन में लिखा होता है। ये डिजिटल होता है, यानी हर अक्षर का बराबर मतलब होता है, और इंग्लिश से भी आसान, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 लेटर्स होते हैं, ए, सी, जी और टी। अब जब हमें पता है कि जीन एक कोडेड रेसिपी है, तो यह सोचना अजीब लगता है कि पहले लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाए थे। 20वीं सदी के पहले हिस्से में एक सवाल बार बार गूंजता रहा, जीन क्या है? यह बहुत ही रहस्यमय लगता था। 1953 में डीएनए की संरचना पता चली, लेकिन उससे भी 10 साल पहले यानी 1943 में जो लोग इसे सुलझाने वाले थे वे अभी दूसरे कामों में लगे थे। 1943 में फ्रांसिस क्रिक पोर्ट्समाउथ में
नेवी माइन डिजाइन कर रहे थे। उसी वक्त जेम्स वॉटसन सिर्फ 15 साल की उम्र में शिकागो यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट बन रहे थे और उनका सपना था ऑर्निथोलॉजी यानी बर्ड्स को पढ़ना। मॉरिस विलिंग्स अमेरिका में एटम बम बनाने में लगे थे। रोजलिंड फ्रैंकलिन कोयले की बनावट पर रिसर्च कर रही थी। इसी साल ऑस्विट्ज में जोसेफ मेंगले जुड़वा बच्चों पर भयानक टॉर्चर कर रहे थे। उन्हें हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता समझनी थी, लेकिन उसकी नस्ल भेदी सोच यूजेनिक्स ने साइंस की जगह क्रूरता दिखाई। उसके रिजल्ट्स किसी काम के नहीं निकले। लेकिन वहीं 1943 में डबलिन में एरविन श्रोडिंगर व्हाट इज लाइफ नाम से लेक्चर शुरू कर रहे थे। उन्हें पता था कि जिंदगी का राज क्रोमोसोम्स में छुपा है, लेकिन कैसे ये वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा, जीन किसी कोड की तरह पूरी जिंदगी की जानकारी रखता है, और उन्होंने अंदाजा लगाया कि जीन कोई बहुत बड़ी मॉलिक्यूल ही हो सकती है। ये सोच आगे चलकर क्रिक, वॉटसन, विलिंकिस और फ्रैंकलिन को डीएनए की खोज की तरफ ले गई। लेकिन श्रोडिंगर फिर अपनी प्यारी क्वांटम थियरी में भटक गए। उन्हें लगा कि जीन की ताकत उसी में है, लेकिन असल में जिंदगी का राज क्वांटम स्टेप्स में नहीं था। इसका जवाब फिजिक्स से नहीं, बायोलॉजी से आया। 1943 में न्यूयॉर्क में 66 साल के कैनेडियन साइंटिस्ट ऑसवाल्ड एवरी एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में लगे हुए थे जो साबित करेगा कि डीएनए ही वो केमिकल है जो हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता को कंट्रोल करता है। उन्होंने कुछ होशियार तरीकों से यह दिखाया कि निमोनिया वाला एक बैक्टीरिया जो पहले नुकसान नहीं पहुंचाता था, वो एक सिंपल केमिकल सॉल्यूशन को सोखकर खतरनाक बन सकता है। 1943 तक एवरी इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि यह बदलने वाला पदार्थ डीएनए है। लेकिन जब उन्होंने इसे पब्लिश किया तो इतना सावधानी से लिखा कि ज्यादा लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाए। मई 1943 में अपने भाई रॉय को लिखे एक लेटर में वो थोड़ा खुलकर लिखते हैं। वो लिखते हैं कि अगर हम सही हैं, जो अभी पूरी तरह साबित नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये सेल के केमिकल काम और उसकी खास पहचान को भी तय करते हैं। और ये कि एक जाने पहचाने केमिकल सेल में ऐसे बदलाव लाए जा सकते हैं जो पहले से अनुमान लगाए जा सकें और जो आगे पीढ़ियों तक जाएं। ये वही सपना है जिसे जेनेटिक्स के साइंटिस्ट लंबे वक्त से देख रहे हैं। एवरी बहुत करीब थे, लेकिन वो अभी भी चीजों को केमिकल की नजर से देख रहे थे। 1648 में यान बैप्टिस्ट वॉन हेलमुंट ने अंदाजा लगाया था कि सारी जिंदगी केमिस्ट्री है। 1828 में फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया को 2 नॉन बायोलॉजिकल चीजों से बनाकर यह साबित किया कि केमिकल और बायोलॉजिकल दुनिया के बीच कोई बहुत बड़ी दीवार नहीं है। जिंदगी वाकई केमिस्ट्री है, लेकिन यह कहना कुछ खास नहीं लगता, जैसे कहना कि फुटबॉल फिजिक्स है। जिंदगी को अगर सिंपल तरीके से देखें तो ये 3 एटम्स हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन की केमिस्ट्री है, जो मिलकर 98% जिंदा चीजों को बनाते हैं। लेकिन असली कमाल डीएनए के अंदर छुपी उन खूबियों का है, जैसे कि चीजों का अगली पीढ़ी तक जाना, हेरिडिटी। एवरी ये नहीं समझ पाए कि डीएनए के अंदर ऐसी क्या चीज है जो इसे ये ताकत देती है। इसका जवाब केमिस्ट्री से नहीं आएगा। 1943 में ब्रिटेन के ब्लेचली में पूरी सीक्रेसी में एक शानदार मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग अपने एक बहुत बड़े आइडिया को असलियत में बदलते देख रहे थे। ट्यूरिंग ने कहा था कि नंबर से नंबर को कैलकुलेट किया जा सकता है। जर्मन फोर्सेस के लॉरेंज एनकोडिंग मशीन को तोड़ने के लिए उनके आइडिया पर बेस्ड एक कंप्यूटर बनाया गया। नाम था कोलासस। ये एक ऐसी मशीन थी जिसमें प्रोग्राम को स्टोर करके बदला भी जा सकता था। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था, खुद ट्यूरिंग को भी नहीं, कि वो जिंदगी के राज के सबसे करीब हैं। आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी एक ऐसा स्टोर किया हुआ प्रोग्राम है जिसे बदला जा सकता है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसी मशीन है जो सब कुछ कर सकती है।
इन दोनों को जोड़ने वाला जो तरीका है वो एक कोड है, एक मैसेज, जो केमिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, या बस एक सोच। इसका राज ये है कि ये खुद को दोहरा सकता है। जो भी अपने जैसे और कॉपी बनवा सकता है वही जिंदा है। और सबसे मुमकिन रूप इस चीज का है एक डिजिटल मैसेज, यानी एक नंबर, एक स्क्रिप्ट या एक शब्द। 1943 में ही न्यू जर्सी में एक शांत और अकेले रहने वाले स्कॉलर क्लॉड शैनन एक आइडिया पर सोच रहे थे, जो उन्हें कुछ साल पहले प्रिंसटन में आया था। शैनन का कहना था कि इंफॉर्मेशन और एंट्रोपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों का एनर्जी से गहरा रिश्ता है। किसी सिस्टम में जितनी कम एंट्रोपी होती है उसमें उतनी ही ज्यादा जानकारी होती है। जैसे कि स्टीम इंजन एंट्रोपी को यूज करके एनर्जी निकालता है क्योंकि उसके डिजाइनर ने उसमें जानकारी डाली होती है। इंसानी शरीर भी वैसा ही करता है। एरिस्टोटल की जानकारी वाली सोच और न्यूटन की फिजिक्स दोनों शैनन के दिमाग में मिल गईं। ट्यूरिंग की तरह शैनन भी बायोलॉजी के बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन उनकी सोच डीएनए और जिंदगी को समझने में बाकी सब साइंस से ज्यादा काम आने वाली थी। जिंदगी भी डीएनए में लिखी एक डिजिटल जानकारी है। शुरुआत में शब्द था, वो शब्द डीएनए नहीं था। डीएनए तो बाद में आया, जब जिंदगी बन चुकी थी और जब उसने अपने काम को दो हिस्सों में बांट दिया था, एक केमिकल काम के लिए और एक जानकारी संभालने के लिए, यानी मेटाबॉलिज्म और रेप्लिकेशन। लेकिन डीएनए में उस शब्द का रिकॉर्ड मौजूद है जो हमेशा के लिए चला आ रहा है और आज के इस हैरान करने वाले वक्त तक भी पूरी तरह से जिंदा है। अब तक हमने जिंदगी को चलाने वाले सिस्टम की जरूरतों को थोड़े टेक्निकल और थियोरी वाले तरीके से समझा। अब चलिए ये देखें कि ये सब असल में कैसे होता है। सबसे जरूरी चीज है कोई ऐसा तरीका जिससे ठीक ठीक कॉपी यानी रेप्लिकेशन किया जा सके, यानी कोई लंबी लाइन जैसी बड़ी मॉलिक्यूल हो, मैक्रोमॉलिक्यूल, जो एक जैसे छोटे छोटे हिस्सों से बनी हो और जिसे आसानी से दोहराया जा सके। धरती पर यह काम दो तरह की न्यूक्लिक एसिड फैमिली करती हैं, डीएनए और आरएनए। इन दोनों का प्लान बहुत सिंपल है, इतना कि लगता है कि शायद ये जिंदगी की शुरुआत से ही है। डीएनए और आरएनए आपस में काफी मिलते जुलते हैं, जैसे कजिन्स। तो पहले डीएनए को समझते हैं, फिर आरएनए कैसे अलग है वो देखेंगे। डीएनए की एक चेन में एक जैसी रीढ़ होती है, बैकबोन, जो बार बार दोहराई जाती है और हर हिस्से से एक साइड ग्रुप जुड़ा होता है। ये बैकबोन फॉस्फेट शुगर से बनी होती है। फॉस्फेट फिर शुगर, फिर फॉस्फेट फिर शुगर, लाखों बार। ये शुगर आम शुगर नहीं होती, बल्कि एक छोटी सी शुगर होती है जिसे डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। इसलिए इसका नाम डीएनए है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक इसलिए है क्योंकि ये सेल के न्यूक्लियस में होती है, और एसिड इसलिए क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप में नेगेटिव चार्ज होता है। हर शुगर से एक साइड ग्रुप जुड़ा होता है। ये साइड ग्रुप्स 4 तरह के होते हैं, ए, जी, टी और सी, एडेनिन, गुआनिन, थाइमाइन और साइटोसिन। इनके साइज और शेप की वजह से ए हमेशा टी से जुड़ता है और जी हमेशा सी से। ए और जी बड़े हैं, टी और सी छोटे, इसलिए हर जोड़ी में एक बड़ा और एक छोटा होता है। डीएनए और आरएनए दोनों आसानी से 2 चेन वाली स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जहां दोनों चेन साथ साथ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और एक दूसरे के चारों तरफ घूमती हैं, जिसे डबल हेलिक्स कहते हैं। हर लेवल पर एक बेस पेयर होता है। एक चेन का बेस दूसरे चेन के बेस से जुड़ा होता है। हर जोड़ी कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है, अकेले कमजोर, लेकिन मिलकर हेलिक्स को स्टेबल बनाती है। लेकिन अगर डीएनए को गर्म किया जाए तो ये कमजोर बॉन्ड्स टूट जाते हैं और दोनों चेन अलग हो जाती हैं।
डीएनए में असली जानकारी बेस की सीक्वेंस में होती है, यानी एक के बाद एक कौन कौन सा बेस है। अगर एक चेन की सीक्वेंस पता हो तो दूसरी चेन की सीक्वेंस आसानी से पता की जा सकती है, क्योंकि ये हमेशा टी से और जी हमेशा सी से जुड़ता है। ये जानकारी दोनों चेन में होती है, तो अगर एक चेन खराब हो जाए तो दूसरी से ठीक की जा सकती है। डीएनए के डबल हेलिक्स में एक खास बात होती है, दोनों चेन समानांतर नहीं होती बल्कि उल्टी दिशा में होती हैं। एक चेन ऊपर से नीचे जाती है, दूसरी नीचे से ऊपर। यह सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए यही सबसे सही फिटिंग तरीका होता है। डीएनए की यह बनावट दो चेन जो आपस में बेस पेयरिंग से जुड़ी हों कॉपी करने के लिए एकदम सही है, क्योंकि दोनों चेन को आराम से अलग किया जा सकता है। हर चेन अपने आप में मजबूत होती है, लेकिन दोनों चेन को जोड़ने वाले बॉन्ड इतने कमजोर होते हैं कि उन्हें बिना तोड़े अलग किया जा सकता है। ये दोनों चेन ऐसे हैं जैसे दो आशिक जो बहुत करीब हैं, लेकिन फिर भी अगर चाहें तो अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर चेन खुद में मजबूत होती है। क्योंकि दोनों चेन इतने अच्छे से मिलती हैं, इसलिए हर चेन दूसरे की मोल्ड की तरह होती है। रेप्लिकेशन का तरीका बड़ा सीधा है। पहले दोनों चेन को अलग कर दीजिए, फिर हर चेन के सामने नई चेन बना दीजिए, बस 4 बेस के स्टैंडर्ड हिस्सों को यूज करते हुए। जैसे ही ये काम पूरा होता है, हमारे पास एक की जगह 2 डीएनए हेलिक्स हो जाते हैं। हर नया डीएनए एक पुरानी चेन और एक नई चेन से बना होता है, और दोनों की बेस सीक्वेंस बिल्कुल पहले जैसी होती है। इस आइडिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक ही थोड़ा अनोखा हिस्सा है कि दोनों चेन एक जैसी नहीं, बल्कि एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे की पूरक होती हैं। हम सोच सकते हैं कि दोनों चेन बिल्कुल एक जैसी हों, लेकिन केमिकल रीजन से कॉम्प्लीमेंट्री होना ज्यादा आसान होता है। अब सोचिए डीएनए की ये कॉपी करने वाला प्रोसेस आम प्रिंटिंग जैसा है या नहीं। प्रिंटिंग में एक लाइन होती है जो टाइप से बनती है। हर अक्षर एक जैसा बेस होता है और एक अलग पार्ट जो उसे पहचान दिलाता है। लेकिन डीएनए में स्याही जैसी कोई चीज नहीं होती, और प्रिंटिंग के बाद उसे दोबारा मशीन में डालकर पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता। डीएनए में ऐसा नहीं है। डीएनए की कॉपी खुद दोबारा कॉपी बन सकती है। यह ज्यादा किसी मोल्ड से मूर्ति बनाने जैसे प्रोसेस जैसा है, जहां हर मूर्ति से फिर मोल्ड बनाया जा सकता है। डीएनए कॉपी करने के लिए कुछ बेसिक चीजें चाहिए। एक डबल हेलिक्स जिसकी दोनों चेन किसी तरह अलग की जाएं। 4 कंपोनेंट्स होने चाहिए, हर एक में एक शुगर, एक फॉस्फेट और एक बेस जुड़ा हो। इन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। असली में ये न्यूक्लियोटाइड 3 फॉस्फेट वाले होते हैं, जिनमें से 2 सिंथेसिस के टाइम पर हट जाते हैं और उसी से एनर्जी मिलती है। हालांकि यह प्रोसेस सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब असली में देखा जाए तो यह काफी कॉम्प्लेक्स होता है। दोनों चेन पहले पूरी तरह अलग नहीं की जाती। नई चेन बनाना उसी वक्त शुरू होता है जब पुरानी चेन अलग हो रही होती है। कुछ प्रोटीन होते हैं जो डबल हेलिक्स को खोलते हैं, कुछ जो एक चेन में हल्की सी कटिंग करते हैं ताकि दूसरी चेन उसके चारों तरफ घूम सके, फिर कटे हिस्से को जोड़ देते हैं। क्योंकि दोनों चेन की दिशा उल्टी होती है और केमिकल सिंथेसिस एक ही दिशा में होता है, इसलिए एक चेन पर सिंथेसिस सीधा होता है और दूसरी पर उल्टा। इसको मैनेज करने का भी तरीका सिस्टम में होता है, और नई डीएनए चेन बनाना भी आरएनए के छोटे टुकड़ों से शुरू होता है। फिर डीएनए का बड़ा हिस्सा उस पर जुड़ता है। बाद में कुछ और प्रोटीन उस आरएनए को हटाकर डीएनए से रिप्लेस कर देते हैं और सब जोड़कर एक पूरा डीएनए बना देते हैं। सिर्फ एक छोटे डीएनए वायरस को बनाने के लिए भी करीब 20 अलग अलग प्रोटीन चाहिए होते हैं। हर एक का अपना काम होता है। बायोलॉजी में ये बहुत आम बात है। कोई प्रोसेस अंदर से जितना सिंपल हो, अगर वो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है तो नेचुरल सिलेक्शन उसे टाइम के साथ और भी तेज और सही बनाता है।
इसी डिटेल और सजावट की वजह से बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझना अक्सर इतना मुश्किल लगता है।